अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। 25 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं दुनिया भर में, मशरक़ वस्ता में, पाकिस्तान में। खास करके अगर आप मशरक़ वस्ता के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरह से कतर अब कोशिश कर रहा है कि होस्टेज एक्सचेंज जो हुआ है बिटवीन हमास एंड इसराइल, उसे एक लॉन्गर टर्म सीज फायर और एक ट्रूस, बल्कि सीज फायर से ज्यादा उसे एक ट्रूस में बदल दिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी स्किल्ड डिप्लोमेसी है, जिसके हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अलग सेपरेट वीलॉग करूं। लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां वंस अगेन बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, और उन सब डेवलपमेंट्स का मैं भी आपके सामने जिक्र करूंगा। मेरे पास इसके हवाले से बहुत से नोट्स हैं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उनको थोड़ा सा देख के भी मैं उनकी डिटेल्स आपसे शेयर करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़िश्ता 24 घंटे की वो है जहां खैबर पख्तूनख्वा में, केपी में, अपर दीर के अंदर हमें बहुत ही बिखरे हुए अवामी जज्बात देखने में मिलते हैं, जिसमें क्लियरली आपको एक सब नेशनलिस्ट एंगर जो है नजर आता है, और एक लफ्ज बार बार दोहराते हुए आपको आवाज, क्योंकि मैं वो सारी फुटेज देख चुका हूं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस फुटेज को आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त वक्त इतना देर हो चुका हुआ है कि मैं अब उसको इस वक्त एडिट करके नहीं कर सकूंगा, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मैंने उस सारी फुटेज को जो मैंने मंगवाई, मैंने देखी, मैंने कलेक्ट की, उसे मैंने बहुत ही गौर से मैंने देखा है। उसके अंदर जो लफ्ज है दोगलापन को, कि बहुत ज्यादा उसमें लोग गुस्से में पश्तों में चले जाते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, ना इंसाफी, जुल्म, बदमाशी, इस किस्म के अल्फाज, दोगलापन जो है वो लफ्ज आपको बार बार सुनने में मिलता है। और इसका वाकया ये है, जहां तहरीक इंसाफ का कि वर्कर्स जो हैं उनका बहुत पहले से प्लान हुआ था कि एक वर्कर्स कन्वेंशन होगा। उस वर्कर कन्वेंशन की जब टोलियां आती हैं, उसके लिए छोटे छोटे जुलूस आ रहे हैं मुख्तलिफ रास्तों से, तो उसे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पुलिस और एससी उसका रास्ता रोकती है। एक जगह नहीं है, दो जगह नहीं है, तीन जगह नहीं है, बहुत से मकामात पे इसका रास्ता रोका जाता है। एक फुटेज वो है जहां एक बाजार के अंदर आप एक बहुत ज्यादा जलसे की शक्ल देखते हैं, जहां पर एक फॉर्मर एमएनए वहीं खड़े होकर तकरीर शुरू कर देते हैं। वहां भी बिखरे हुए जज्बात हैं। एक जगह पे आपको शेर अफजल मरवत जो है बहुत बड़ी तकरीर करते हुए जलसे की शक्ल में नजर आते हैं। अंदाजन 5 जगहों के ऊपर जो एक वर्कर कन्वेंशन होना था वो टूटता है, और वो 5 जगहों पे अच्छे बड़े जलसों की शक्ल इख्तियार करता है, जिसमें बहुत ज्यादा अवामी गैज़ो गज़ब है, बहुत गुस्सा है। एक कम अज कम मुकाम ऐसा है जिसकी मैंने फुटेज देखी और मैं वो शेयर करना चाहता था, जहां पुलिस और एससी के दरमियान और जो लोग आ रहे हैं उनके दरमियान आतिशी यानी फायरिंग का एक्सचेंज उनके दरमियान होता है, आतिशी असले का इस्तेमाल होता है। फॉर्चुनेटली जानी नुकसान कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, एक या दो लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और जो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फायर करने वाले दोनों साइड से लोग भी फायर करते हैं, पुलिस और एससी भी फायर करती है, लेकिन गन के ऊपर जिसको कंट्रोल कहते हैं, उनका अच्छा मुकम्मल कंट्रोल है कि वो मॉरल इफेक्ट के लिए, वो डायरेक्ट लोगों पे शूट नहीं किया जा रहा, मॉरल इफेक्ट के लिए, इम्पैक्ट के लिए वो जो है फायरिंग चलाते हैं। उसमें खासी एक आपको एक एक्सपर्टीज जो है, वेपन की जो एक्सपर्टीज है वो आपको देखने में मिलती है। मैंने बड़ी डिटेल वो फुटेज किसी ने मुझसे शेयर की थी, मैंने देखी है। सो ये डेवलपमेंट है जिसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को मैं फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मुख्तलिफ किस्म की और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आपके सामने रखता हूं। एक डेवलपमेंट जो बड़ी अफसोसनाक मैं समझता हूं, बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, जहां बुशरा बीबी के फॉर्मर एक्स हस्बैंड जनाब खावर मानेका साहब, जिन्होंने पहले एक बहुत ही, क्या कहूँ उसको, शर्मनाक किस्म का, बद इखलाकी किस्म का उनसे एक इंटरव्यू करवाया गया। मैं समझता हूँ जबरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया। खावर मानिका से हम सबको हमदर्दी करनी चाहिए कि किस तरह से उनकी तलाक के 6 बरस के बाद उनके किसी लैंड डिस्प्यूट या लैंड का एक केस उनके ऊपर बनाया गया। उसके बाद उसमें उनकी डेंटिंग पेंटिंग की गई। उस केस के नतीजे में फिर पहले उनसे वो टेलीविजन इंटरव्यू करवाया गया जियो न्यूज़ के ऊपर, और अब उनसे एक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत के अंदर एक मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया है। अच्छा, अब इसमें ध्यान में रखें कि इससे पहले एक इद्दत के हवाले से एक मुकदमा था, जो पिछले 24-48 घंटों में ऐसे ऐसे करके उसे विड्रॉ कर लिया गया। वैसे कोई विड्रॉ करने के लिए जाए तो कई दफा अदालतें उसको लटका देती हैं, जैसे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हनीफ साहब ने जो इद्दत की एक पिटीशन या दरखास्त डाली हुई थी, उसे ये कह के जल्दी जल्दी सुबह 2-4 घंटों में उसे कह के टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब जो नादानी और नासमझी है बहुत से कमेंटेटर्स की और बहुत से लोगों की, और उसमें तहरीक इंसाफ के अच्छे बड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि जनाब देखें सारे केसेस खत्म होते चले जा रहे हैं, इद्दत का केस भी उन्होंने मारे खौफ की जो है वो विड्रॉ कर लिया है। और शायद हम सब का यही ख्याल था, लेकिन वो बेसिकली उनकी एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी थी कि एक इद्दत का केस विड्रॉ करके ये खावर मानिका साहब की ये पिटिशन जो है
یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ڈالی گئی ہے. اب خوابہ مانیکا صاحب اس میں کہتے کیا ہیں؟ خوابہ مانیکا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے میری بیگم کے ساتھ رومانس کیا یا ناجائز تعلقات کیے 2014 سے، دھرنوں کے بعد سے، اور اس کی بڑی بہن جو ہے اس نے انہیں انٹروڈیوس کیا تھا. انٹروڈیوس کرنے کے بعد وہ میرے گھر ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. انہوں نے اس کو ایک اسپرچل ڈائریکشن دی. انہوں نے کہا کہ وہ تصوف کی وجہ سے میرے گھر میں آتے ہیں، اور پھر اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اور نومبر 2017 میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ سوچ کے کہ میں بہت جلدی اس سے پیچ اپ کر لوں گا. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، بیکاز مجھے پرانی وہ فلم یاد آ رہی ہے ہندوستان کی، بالی ووڈ کی، جس کا نام ہی شاید طلاق تھا، جس میں سلما آغا اس میں ہیروئن تھی، جس میں مجھے بھی یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اسلام میں جب آپ کسی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ 3 دفعہ طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو اس کے بعد اگر آپ کو اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کو کسی اور سے نکاح کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں ابھی اس میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے جو درخواست جمع کروائی ہے خوابہ مانیکا صاحب نے، کہ میں نے طلاق تو اپنی بیگم کو دے دی تھی سمویئر ان نومبر 2017، لیکن میں دوبارہ ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنے تعلق کا ٹھیک کرنا چاہتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جنوری 2018 کو عمران خان نے عدت کی مدت ہوئے بغیر میری بیگم جو ہے، میری فارمر وائف جو ہے، اس سے انہوں نے شادی کر لی، اور یوں میرا اپنا جو اچھا پلان تھا پیچ اپ کرنے کا، اسے انہوں نے فرسٹریٹ کر دیا اور میرے گھر کو انہوں نے تباہ کر دیا. یہ ایکسپلین نہیں وہ کر پا رہے اس پٹیشن کے اندر، اپنی درخواست کے اندر، کہ 6 برس سے زیادہ انہوں نے اس کا انتظار جو ہے وہ کیوں کیا. بیکاز نومبر 2017 میں انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی. اس کے بعد وہ بڑے ہنسی خوشی رہے اپنی فارمر بیگم اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ. جو پرائم منسٹر تھا وہ دنیا کے دورے بھی کرتے رہے، اور لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فائدے بھی اٹھاتے رہے. اس حوالے سے بہت سی ویڈیو اسٹیٹمنٹس بھی انہوں نے دی، ویڈیو بیان بھی دیے، دونوں کی انہوں نے بہت تعریف بھی کی. پھر ابھی ایسا کیا ہوا 6 برس کے بعد کہ ان کو یاد آ گیا. بہرحال یہ وہ کیس ہے جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عدت کو بھی ڈرامیٹکلی طور پہ واپس جو ہے وہ لایا گیا ہے. اب مقصد اس کا کیا ہے؟ ظاہر عمران خان کی اور بشرا بی بی کی تو 2018 سے شادی ہو چکی، 6 برس ان کی شادی کو تقریباً ہونے کو ہیں، کمپلیٹ ہونے کو ہیں. 2024 جنوری میں 6 برس ہو جائیں گے. تو اس سٹیج کے اوپر، اور اس کی کیا کرمنل کنونشن ہوگی، کہنے میں وہی کہتے ہیں کہ اس کا لیگل آسپیکٹ ہے، اس کا مورل آسپیکٹ ہے، اس کا مذہبی آسپیکٹ ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو شیپنگ ایکسرسائز ہے، جس کا مقصد اس سٹیج کے اوپر ایک ممکنہ الیکشن سے پہلے، جو ایسا الیکشن جس کے اپنی صحت کے بارے میں بہت شکوک ہیں کہ وہ الیکشن ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، ہوگا تو کس قسم کا وہ الیکشن ہوگا، لیکن اس الیکشن سے پہلے ایک نیریٹو شیپنگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے تمام تر جو مذہبی اور جو اخلاقی اور جو معاشرتی جو کنونشنز ہیں، جو سوسائٹی کے نارمز اور کنونشنز ہیں، ان کو عمران خان نے وائلیٹ کیا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ کتنا برا، بد اخلاق یا بد کردار شخص ہے، یہ بنیادی اس کا مقصد جو ہے یہاں پہ ہے. اچھا، ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کسی نے کامنٹ، میں نے دیکھا کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں، فرینڈلی کامنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن کا نقشہ اس قسم کا کھینچا ہے، مایوس کن قسم کا، جس سے میں اسٹیبلشمنٹ کے یا جو رجیم اس وقت ہے اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں، بیکاز وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ نہ نکلیں. اچھا، آئی مسٹ اپالوجائز اگر اس سے یہ تاثر جو ہے وہ قائم ہوا ہے. میں تو یہ انالیسس مسلسل لے کے آ رہا ہوں کہ جو الیکشن کروایا جا رہا ہے در حقیقت وہ ایک سلیکشن ہے، اس کا تمام تر منصوبہ، اسکرپٹ اور ارادہ پہلے سے بنا لیا گیا ہے، اور ڈفرینٹ طریقوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز، تحریک انصاف پاکستان کے عوام جو ہیں، خاص کر کے نوجوان، وہ اتنے بددل ہو جائیں کہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب دس از اے فائن لائن، بیکاز ایک فائن لائن ہے ایکٹیویزم کی. ایز این ایکٹیوسٹ تو مجھے کہنا چاہیے کہ جیسا کیسا بھی الیکشن ہوگا ہم جائیں گے، وہ الیکشن لوگوں کو نکلنا چاہیے، یہ الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے، ہم وہاں پہ 90% ووٹ جو ہے وہ ڈالنے گے. اینالسٹ کا جب آپ رول پہنتے ہیں، ہیڈ پہنتے ہیں، تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ الیکشن کی ریگنگ الیکشن والے دن نہیں ہو رہی ہے. الیکشن کی ریگنگ کے تمام تر منصوبے اور اسکرپٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. جو دیر میں ہمارے سامنے منظر آئے ہیں اپر دیر کے اندر، وہ بھی اسی کا حصہ ہیں. اس کی میں مزید ایکسپلینیشن آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. بہرحال الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میرا سٹینڈ پوائنٹ ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. لوگ تو جتنا زیادہ ممکن ہو بڑھ چڑھ کے ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے، بیکاز اگر 60-70% لوگ باہر نکلتے ہیں، ووٹر باہر نکلتا ہے، تو پھر ریگنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر ریگنگ کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو طوفان کھڑا ہوگا وہ بھی بہت بڑا طوفان ہوگا، اور دنیا کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اس کی مزید ایکسپلینیشن میں آنے والے ویلاگس میں کرتا رہوں گا کہ اس پبلک اوپینین کا کیا رول ہے، ڈان کا، ٹریبیون کا، ذرائع ابلاغ کا، وکلا کا، جو عمران خان کی تحریک کے حامی نہیں ہے، سپورٹرز نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال اس پولیٹیکل اسپیکٹرم کا حصہ ہیں. ان کا اس کے اندر کیا رول ہے، اور کیوں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
बहरहाल मूविंग टू दी नेक्स्ट डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है, जहां आप ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दी हैं। किसको? जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज को। साथ ही इशू कर दिए हैं जावेद चौधरी साहब को भी, और शाहिद मेतला साहब को भी, जो ARY के साथ वाबस्ता रहे हैं, अभी भी शायद ARY से वाबस्ता हैं। जावेद चौधरी साहब मैं समझता हूँ अभी भी एक्सप्रेस के TV एंकर हैं। और ये जो नोटिस इशू किए गए हैं, इस हवाले से हैं कि एक पिटिशनर है, एक शहरी हैं, आतिफ उनका नाम है, जिन्होंने ये पिटिशन किया है कि जनरल बाजवा ने जो इंटरव्यू दिए जावेद चौधरी साहब को 2022 के सितंबर में, पता नहीं उसमें ये कहाँ फिट होते हैं फैज, ये क्लियर नहीं हो सका मुझे उस रिपोर्ट से, बिकॉज जनरल फैज का उन इंटरव्यू से कम कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर उन्होंने कहा कि जनरल फैज, जनरल बाजवा, जावेद चौधरी और शाहिद मेतला जो है, इन्होंने इम्प्रॉपर यूज किया उस सारी इंफॉर्मेशन का। ये इंटरव्यूज जो हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायोलेशन बनते हैं। अच्छा, अब ऑन द फेस ऑफ इट जाहिर है आप सब सोच सकते हैं कि यार ये पिटिशन ने कहाँ जाना है, कोई आएगा, मुझे लगता तो नहीं है कि जनरल बाजवा जो है, और वो बुला लिया उनको 28 नवंबर को। तो आप देखें आज 25 नवंबर खत्म हो गई, यानी 26, 27 और 28 नवंबर को उनको बुला लिया। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज और जावेद चौधरी और शाहिद मेतला हो सकता है बेचारा आ जाए, बाकी तीन तो मुझे अदालत के सामने आते हुए नहीं नजर आ रहे। लेकिन सिग्निफिकेंट चीज ये है कि ये नोटिस इशू किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल इज्जत माब आमिर फारूक साहब ने। अब आमिर फारूक साहब ने जब ये नोटिस इशू किए हैं, क्योंकि बहुत आसानी से इस सिटीजन की जो प्ली है इसे डिसमिस किया जा सकता था, इग्नोर किया जा सकता था, रजिस्टर था, कोई बहाना देके इसको फारिग कर सकते थे, और ये पहली दफा अक्टूबर में सामने आई थी, फिर वो दोबारा पिटिशनर आए। अब ये पिटिशनर कितना दलेर और बहादुर है, और आमिर फारूक साहब ने ये क्यों किया है? आमिर फारूक साहब कोई न्यूट्रलिटी यहाँ शो करना चाहते हैं, या यहाँ कोई और स्क्रिप्ट है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो पिटिशनर है ये सभी उसके अंदर शामिल है? मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पता कि ऐन मुमकिन है कि ये जो पिटिशनर आतिफ है ये बिल्कुल एक सच्चा आदमी है, लेकिन बाकी सारी कहानी कुछ मुझे बैठते हुए नजर नहीं आ रही है, बिकॉज मतलब मुझे कुछ इसमें दाल में काला जो है वो नजर आ रहा है। ये अभी आगे जाके पता चलेगा। मैं बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट वो है जिसका होना कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और शहरी जो है, उसने दूसरी दफा यह शहरी आया है जिसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को उनके मनसब ओहदे से और ऑफिस से हटा देने की, उन्होंने कहा कि नाअहल हैं, बिकॉज उन्होंने अपने ऑफिस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने वायोलेट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये पिटिशन आई है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने लगाई नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसे जो है रद्द कर देगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसको शुरू में डिस्कस करना चाहिए था, वो है जहां मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और जनाब हैदर मेहदी साहब जो हैं, जो पता नहीं 30, 35, 40 बरस से फौज छोड़ चुके हैं, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। हैदर मेहदी साहब को 12 साल और रिटायर्ड मेजर आदिल राजा जो है, जो बरतानिया में है, उन्हें 14 बरस की रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो इसमें दी गई। ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट जो पिकिंग अप पॉइंट है वो क्या है, लेकिन इल्ज़ाम इन दोनों के ऊपर ये है कि इन्होंने, जो दोनों एक्स सोल्जर्स हैं, इन्होंने बाकी जो सोल्जर्स हैं उनको बगावत के ऊपर, म्यूटनी के ऊपर, शोरश के ऊपर उनको जो है वो उकसाया। ये अपनी तरह का बहुत ही यूनिक केस है। ये तो पाकिस्तान में, पहले तो पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल का इतना इस्तेमाल हुआ नहीं है मेरे ख्याल, आज तक एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत हद तक एहतियात से किया गया है। गुज़िश्ता ये 20 महीने की जो सारी एक टर्बुलेंस है, इससे पहले इसका इस्तेमाल खासा प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को और इस लॉ को क्लियरली अब्यूज किया जा रहा है। दोनों हैदर मेहदी और आदिल राजा जो हैं वो एक पब्लिक कमेंटेटर बन चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं वो गुज़िश्ता अब तकरीबन 1.5 बरस से 2 बरस से बरतानिया में, आई थिंक इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2022 वो बरतानिया चले गए थे। वो बरतानिया में हैं, मेरे ख्याल बरतानिया की शायद सिटीजन भी हैं, उनकी वाइफ तो बॉर्न सिटीजन है। और मेहदी जो है वो, मेरा तो ख्याल है कि 25-30 बरस से कनाडा के अंदर मुकीम है। इससे पहले लिखते रहे हैं, एक ज़माने में ग्लोबल वेल स्पेस में उन्होंने कुछ आर्टिकल कॉलम लिखे, लिखते भी बहुत अच्छा है। उनके मसलसल जो नोट्स और कमेंट्स होते हैं बड़े तीखे किस्म के, चुपते हुए, वो आपको अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया हैदर मेहदी के हवाले से, मेरे अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि मैं उसका जिक्र करूंगा, मैं जिक्र नहीं कर सका उसका। बहुत हफ्तों महीनों पहले हम लोग सब जो हैं अलाबामा बर्मिंघम में इकट्ठे थे। वहां पर हैदर मेहदी साहब भी थे, ज़ाहिर है मेजर आदिल राजा तो नहीं थे, वो तो अमेरिका नहीं आए, लेकिन वहां पे डॉक्टर शहबाज गिल भी थे और भी बहुत से लोग थे। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद एक डॉक्टर साहब हैं जो वहाँ के बड़े प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके घर में एक डिनर था। उस डिनर के ऊपर स्पीचेस भी थी। उसमें हैदर मेहदी साहब ने कमाल की एक तकरीर की, विच वाज सो इंटेलिजेंट, मैं उसका जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ।
انہوں نے اس تقریر میں یہ کہا کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ یہ نیشنل آرمی کے طور پہ اس کی تشکیل نہیں ہوئی ہے، اور اس کی ریجیمنٹس یا بٹالینز جو ہیں ان کے اپنے اپنے جھنڈے اور علم ہیں، اور ان کی جو لائلٹی ہے سولجر کی، وہ بیسکلی پاکستان آرمی کے بارے میں بات کر ہی نہیں رہے تھے، وہ برٹش امپیریل آرمی کی بات کر رہے تھے کہ چونکہ برٹش امپیریل آرمی کی جو کانسٹیٹیوشن ہوئی وہ 1957-58 کی میوٹنی کے بعد ہوئی، اور انگریزوں کو بہت خوف تھا کہ جو لوکل ہندوستانی سپاہی ہے، جو سپاہ ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا ہتھیار اپنے انگریز اثر کے خلاف استعمال کر سکتی ہے، جیسا کہ 1857 کی جو سپاہیز میوٹنی وار آف انڈیپینڈنس ہے، جیسے ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں، جس کو انگریز ہسٹورین یا انٹرنیشنل ہسٹورین سپاہیز میوٹنی لکھتا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو ہندوستانی سپاہی تھے انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے میوٹنی کی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو مار ڈالا اور انہوں نے ریبیلین کیا۔ حیدر مہدی نے بریلینٹلی، میں نے کبھی سنی نہیں ہے اس سے پہلے ایکسپلینیشن، حیدر مہدی نے وہاں یہ ایکسپلین کیا کہ یہاں ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، اسٹرکچرل پرابلم ہے، کہ انگریزوں نے اس فوج کی جو تشکیل کی ہے، جو ڈھانچہ کھڑا کیا ہے، اس میں تمام تر جو لائلٹی ہے وہ ریجیمنٹل سینٹر سے یا بٹالین سے ہے، اس کا اپنا ایک جھنڈا ہے، یہاں نیشنل اسٹرکچر نہیں کھڑا کیا، کیونکہ انگریز ظاہر ہے کہ ایک نیشنل آرمی کھڑی کرنی افورڈ نہیں کرتے تھے، یہ ان کا پوائنٹ مجھے یاد ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح 1977 میں وہ فوج میں تھے، مارشل لا لگ گیا، ان کو یاد آتا ہے، وہ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں کہ بے حسی اتنی تھی کہ جب مارشل لا کی خبر آئی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی ہے اور جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیے، تو کسی نے ان کے کولیگز میں سے جو کیپٹنز یا میجر تھے یہ پوچھنے کی یعنی زحمت ہی نہیں کی کہ مارشل لا کیوں لگائے، کیا وجوہات ہیں، حکومت کو کیوں ختم کر دیا، اچھا ہے یا برا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی مارشل لا ڈیوٹیز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ یہ میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ایبیوزو یوزو ہے۔ حیدر مہدی 30 برس سے زیادہ سے ریٹائرڈ ہیں، عادل راجہ جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے سے ان کا فوج سے تعلق نہیں ہے، اور دونوں پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں۔ حیدر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں ان کو گرفتار کروانے، ڈیپورٹ کرنے کی بہت سی کوشش کی گئی برطانیہ سے، اس کے لیے جب برطانیہ کے چیف آف اسٹاف یا آرمی چیف پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کے آفس کو یوز کیا گیا، جس کا پریشر ڈالا گیا برٹش پولیس کے اوپر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ پروگرس نہیں ہو سکی، تاہم ان کا یوٹیوب چینل جو ہے اسے بند کروا دیا گیا، اور لیکن وہ بہرحال ایک اچھا، خالی اب ان کا یوٹیوب کی بات نہیں ہے، ہی آلسو ڈز ویری ڈیٹیلڈ انسائٹ فل، وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے اپنی کامنٹریز بھی کرتے ہیں۔ اب ایک برطانیہ میں ہے، دوسرا کینیڈا میں ہے، یہ کیوں ان کے خلاف اس وقت کورٹ مارشل کر کے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا ہوگا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کوئی وکیل بھی نہیں کھڑا کیا ہوگا، کسی کو پتہ بھی ہمیں تو نہیں تھا کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کورٹ مارشل کی سزا دینے والوں نے باقاعدہ پریس ریلیز اس کی ایشو کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو سزا دینے والوں کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ ان کی گرفت میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور حیدر مہدی آنے والے نہیں ہیں، تو پھر کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ بے تحاشا جو ریٹائرڈ ویٹرنز ہیں پاکستان آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارا بڑا سخت ریزالو ہے اور ہم کسی قسم کی نکتہ چینی اور تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ میں 21D ہے، جسے سپریم کورٹ نے انویلڈ اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا ہے اپنے 23 اکتوبر کے فیصلے کے اندر، اس کا بھی اگر آپ دیکھیں، جو مجھے پتا چلا ہے کسی ڈسکشن سے، ایک ایکس آفیسر ہیں جو اس کی جیک برانچ میں بہت پرومیننٹ رہے ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام آ نہیں رہا ذہن میں، ان کے میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، ان کی ڈسکشنز دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، کہ یہ 21 اور 2D جو ہیں، انہیں جنرل ایوب نے اس وقت حصہ بنایا پاکستان آرمی ایکٹ کا، جو شروع سے آرمی ایکٹ تھا اس کا یہ حصہ نہیں تھے 1952 کا، ان کو اس وقت ایڈ کیا گیا جب جنرل ایوب کو ویٹرن سے بہت زیادہ اور سویلین سے تنقید کا نشانہ بننا پڑ رہا تھا تاشکند کے ایگریمنٹ کے بعد۔ پھر 1965 کی جو جنگ جنرل ایوب نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر کی تھی، اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، جب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے اور جو تاشکند میں ان کو کچھ مل نہ سکا، تو اس کے بعد یہ ایگریمنٹ یہ ایڈ کی گئی تھی سیکشنز، ٹھیک، یہ میں ویسے آپ کو ایک ایڈیشن بتا رہا ہوں کہ ہماری ساری جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ تو یہ بیسکلی پاکستان آرمی کے افسران کو اور ویٹرنز جو ہیں ان کو ڈرانے کے لیے جو ہے یہ چیز کی گئی ہے، ان کو خوفزدہ رکھنے کے لیے چیز کی گئی ہے، یہ اس کی اہمیت بنتی ہے۔ تیسری پہ وہ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے اس کی۔ اچھا، ایک میں بہت انٹرسٹنگ اس کا کیس دیکھ رہا تھا کہ امریکہ وغیرہ کے اندر ایک آفیسر کا کیس دیکھ رہا تھا، 2022 میں ہی ایک کورٹ نے اس کے کورٹ مارشل کو اپہولڈ کیا ہے،
उसने 20 बरस तक सर्व किया था एज अ मरीन। उसके बाद उसने 2014 में फौज छोड़ दी, 14-15 में कहीं, और उसके बाद वो एक रिजर्विस्ट बन गया। तो वो एक एक्टिव रिजर्विस्ट था जो ज़ाहिर अपने बेनिफिट्स लेता था। और फिर उसने जापान के अंदर वो एक बेस के ऊपर काम करता था, नेवल बेस के साथ ही उसने अपनी कोई टक शॉप या पता नहीं कोई कैंटीन वगैरह बनाई हुई थी। और वहां पर उसने एक और औरत पे, जो किसी एक और आर्मी ऑफिसर की, नेवल ऑफिसर की बीवी थी, उसके ऊपर उसने उसको छुरी से स्टैब किया और बहुत ज्यादा उसको जख्मी कर दिया। और अमेरिकन आर्मी ने या नेवी ने उसके ऊपर कोर्ट मार्शल उसका किया, और उसको सजा उन्होंने पता नहीं 11 महीने की दी, या 1 साल की दी, या 10 महीने की दी। उसके खिलाफ उसने बहुत सी अपीलें की, लेकिन कोर्ट ने आर्मी का जो राइट था उसका कोर्ट मार्शल करने का, उसे अपहोल्ड किया। लेकिन वहां देखें फर्क कितना ज्यादा है। एक तो उसका इकदाम देखें, वो रिजर्विस्ट है, अपनी आर्मी छोड़ने के 5-6 बरस के अंदर उसका ये वाकया हो जाता है। मेरा ख्याल है 2019 में 4 बरस के अंदर अंदर उसका ये वाकया होता है, या 2-3 बरस के अंदर उसका वाकया होता है। तो मैंने उसकी सारी डिटेल देखी, और जब मैं उस डिटेल के ऊपर उसको मैंने उसको ट्वीट भी किया, अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे है, मैंने उसको कहा कि लोग इसको पढ़ें और देखें कि बेसिक स्टैंडर्ड क्या है। उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिक स्टैंडर्ड जो है इस केस में क्या होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जहां हम देखते हैं, जो मैं समझता हूँ इस मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स फॉर टुडे, जहां अपर तीर के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन, जिसका ऐलान बहुत पहले हो चुका हुआ था, लेकिन 21 नवंबर को दफा 144 नाफिज कर दी इसी वर्कर कन्वेंशन को रास्ता रोकने के लिए। अब इसमें आप देखें कि दफा 144, जहां मैंने कोर्ट मार्शल का कहा है कि एक लॉ है, एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, टूल है पाकिस्तान की रियासत के पास, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब भी किसी लीगल टूल का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लीगल टूल, वो कानून कमजोर हो जाता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दफा 144 का इस्तेमाल आप कर कैसे रहे हैं, जबकि 90 दिन से कम रह चुके हैं, शायद 80 दिन रह चुके हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और तमाम सियासी जमातें जो हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात है और सियासी जमातें हैं, PMLN है। पिछले 24 घंटे में नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट में एक कन्वेंशन किया है और कहा है कि सिर्फ इमरान खान ही जिम्मेदार नहीं है, वो लोग जो इमरान खान को लाए थे वो भी जिम्मेदार है। नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे। पर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जलसे, कन्वेंशन, जितनी उनकी औकात है पूरे पाकिस्तान में आपको करते नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, पार्टीज की कॉन्ग्रीगेशन हो रही। अगर किसी जमात को नहीं इजाजत है तो तहरीक इंसाफ को नहीं इजाजत है। और ये दफा 144 का भी जो गलत इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, इससे दफा 144 के कानून की तमाम तर जो अहमियत है, जो डिप्टी कमिश्नर के पास एक इंपॉर्टेंट टूल है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का, उसका इतना एब्यूज किया जा रहा है कि ये दफा 144 इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल दफा 144 लगा दी गई, और 5-6 मुख्तलिफ डायरेक्शन से जब लोगों के जलसे उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, मुकाम की तरफ जहां वो उनको करना था वर्कर्स कन्वेंशन, तो उनका रास्ता FCO पुलिस ने रोका, जहां पर मारपीट भी हुई है, पथराव भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है। कम से कम एक जगह का मैंने वो फायरिंग देखी है जिसमें 1 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। फॉर्चुनेटली कोई लॉस ऑफ लाइफ की खबर जो है वो नहीं आई। जो जज्बात हैं उसके, जो फुटेज में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सका, वो बहुत ही बिखरे हुए हैं। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि लोग निकले हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग डिफाई कर रहे हैं बावजूद इस फैशिस्ट रजीम के। और जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बावजूद लोगों में इतना दमखम है, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी हिम्मत है कि लोग बाहर निकले। रिस्क इसमें क्या है? अब जब लोग निकले हैं तो उन्होंने हथियार भी उठाए हुए थे। अब जब लोग निकले हैं तो वो FCO पुलिस के साथ लड़ने के लिए भी तैयार थे। और लोगों की जो जुमले मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, दोगलापन, दोगलापन, बेगैरती, डबल स्टैंडर्ड्स। और एक नारा था कि एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चल सकते, 2 निज़ाम जो हैं वो नहीं चल सकते। मैं कोशिश करूंगा कि फुटेज किसी और वीलॉग के अंदर आपको मैं दिखाऊं। जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 में मैंने अपने इस पॉलिटिकल हवाले से वीलॉग करने शुरू किए थे, इससे पहले भी मैंने 2019-20 में वीलॉग किए थे, फिर छोड़ दिए थे मैंने। वो वीलॉग जो मैं उस वक्त करता रहा, उनका बहुत हद तक ताल्लुक इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ था। चीन और हिंदुस्तान का जो झगड़ा था, उस वक्त मैंने बहुत वीलॉग किए। और उस वक्त इस चैनल की जो इंडियन व्यूअरशिप थी वो तकरीबन 10% के करीब थी, 10% से भी ज्यादा थी। अब ये सिर्फ 4-5% है। तो लेकिन जब मैंने मार्च में दोबारा ये वीलॉग करने शुरू किए, तो मैंने अपने इनिशियल वीलॉग्स में ही मैंने जनरल बाजवा और उनके कुलीग्स को ये खबरदार करने की कोशिश की थी कि सर, जो चीज़ आप करने लगे हैं इसके बड़े ख़तरनाक पॉलिटिकल नताइज निकलेंगे। और इससे एक तरफ तो ये होगा कि पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान की अफवाज और लोगों के दरमियान में दरारें पड़ जाएंगी, नफरतें पैदा हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। और उस वक्त अगर आप देखेंगे, आप रिसर्च करके देख लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको कोई पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, कोई वीलॉगर, बहुत लोग वीलॉग करते थे, बड़े बड़े पॉपुलर वीलॉगर्स, कोई आपको ये वहां पर बात करता नजर नहीं आएगा कि जो चीज जनरल बाजवा करने लगे हैं, ये जो चीज करने की कोशिश की जा रही है, इसके नतीजे में
पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्रैक्स पैदा हो जाएंगे और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में और लोगों के दरमियान में जो एक एहतमाद है, जो एक अफेक्शन है, जो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर किसी ने कोई कहेगा कि मैंने कहा था, मैंने उस वक्त कहा था जब कोई सोच नहीं सकता था, आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। दूसरी चीज जो मैंने खबरदार की थी कि ये जो एक गैर दानिशमंदाना तरीके से, बिकॉज जो कुछ भी जान बाजवा कर रहे थे वो नेचुरल नहीं था, कुदरती नहीं था। ऑन द फेस ऑफ इट तो था कि एक ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पे आ गई है, नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आ रही है, लेकिन सारे पाकिस्तान को पता था, मीडिया को पता था कि उसमें कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, कोई चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोमेंट नहीं है, और सारा का सारा जो है वो जनरल बाजवा ने उसको पीछे से सिंथेसाइज किया हुआ था, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट जो है हो चुकी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेरा दूसरा खतरा ये था कि इससे जो सब नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, अल्टीमेटली वो फीलिंग्स यहाँ पर उभर कर सामने आएंगी। अभी मैंने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने किसी का कमेंट हाईलाइट किया था, उसमें बाद में डिस्कशन करूंगा, तो मुझे एहसास ये हुआ कि बहुत से लोग अभी तक इसको एक खेल समझ रहे हैं, इसको एक सिंड्रेला की स्टोरी समझ रहे हैं कि किसी दिन अचानक करके ठक करके ऐसे शायद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और एक इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद सारी चीजें जो है हम्की डोरी हो जाएंगी, चीजें ठीक होने लग जाएंगी। इमरान खान ने जो स्ट्रगल की वो उसने पाकिस्तान के गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर की, जो एक पॉलिटिशियन का हक था। उसने कोई कहीं पर कोई उसने कहीं उसको वायलेट नहीं किया, उस बेसिक नॉर्म को। ये और बात है कि उनके दुश्मनों को लगता है कि उन्होंने इसको वायलेट का नॉर्म किया, लेकिन जो एक तरीका था, जो एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल की। रिजीम ने जिस तरह से उसमें रिएक्ट किया, उसके नतीजे में बहुत से शदीद किस्म के मसाइल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और ये जो सब नेशनलिस्ट फीलिंग इसमें इस वक्त डिस्प्ले हो रही है, क्लियरली आपको एक सब नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो इमर्ज करते नजर आ रही है। मुझे और आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के जो भी कोई इंटरनल थिंक टैंक्स हैं, अफसरान हैं, उन्हें इस सारी फुटेज को खास करके उनको देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए किस तरह के जज्बात बिखरे हुए हैं, लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, एक साफ शफाफ पॉलिटिकल प्रोसेस का रास्ता अगर रोका गया तो पाकिस्तान की जो वहदत है उसके लिए खतरात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।